नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ताइवान के बारे में। आखिर क्यों ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है? क्योंकि ताइवान ने हाल ही में अपने जो लड़ाकू वेसल्स हैं उसको तैनात कर दिया है। और प्रश्न ये हो जाता है कि क्या पूरा विश्व अब एक युद्ध के लिए तैयार है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि भैया ईरान इजराइल यूएस वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हो गई है, तो अब अगर चीन और ताइवान के बीच में युद्ध होता है तो क्या हम तैयार हैं? क्या वर्ल्ड तैयार है? और क्या पूरा जो विश्व है वो एक अलग ही फेज में पहुंच जाएगा? तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये वो खबर हो जाती है, ताइवान डिप्लॉयज वेसल इन रिस्पॉन्स टू चाइनीज ऑपरेशन। और चाइना ऐसा कौन सा ऑपरेशन चला रहा है जिसकी वजह से ताइवान को मजबूरन अपने जो लड़ाकू विमान हैं वो तैनात करने पड़े। चलिए आगे आ जाते, देख लेते हैं। ताइवान से चाइनाज कोस्ट गार्ड पेट्रोल्स टू इट्स ईट्स आर अ प्रोएक्टिव एक्ट। अब ये देखो, आप जानते हो कि जो चाइना है वो बार बार क्या करता है, ताइवान के जो कोस्ट है वहां पर कोई ना कोई वेसल भेजता रहता है, उसकी निगरानी करता रहता है, उसके चारों ओर उसने जोन क्रिएट कर लेते हैं किए हैं और इसको एक आइसोलेटेड तौर पर मतलब चाहता है कि ताइवान पूरी तरीके से पूरे विश्व से कट जाए और आइसोलेट हो जाए। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अभी चाइना अपना रहा है। तो अगर बार बार ये निगरानी करेगा, ताइवान के आसपास जहाज भेजेगा और इसमें इस बार तो उसने परमानेंटली एक तैनात कर दिया है, तो ऑफकोर्स अपनी सुरक्षा के लिए ताइवान को भी ये स्टेप लेना पड़ेगा। और ताइवान का कहना है कि चाइना हमें क्या कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि हम ऐसा कोई स्टेप उठाएं जिसके बाद वो हम पे हमला कर दे और हमें ये पूरी दुनिया में ये पोर्ट्रे कर दे कि भाई ताइवान ने हम पर हमला किया था, इसके बाद हमने ये जो एक्टिविटी है ये की है। नाउ आगे आ जाते हैं। तो ताइवान के तटरक्षक बल ने पूर्वी ताइवान के जल क्षेत्र में चीनी जो सरकारी जहाज की गतिविधियां हैं इसके जवाब में अपने जहाजों को तैनात कर दिया है। अब ये जो चीन अभियान चला रहा है ना, कानून परिवर्तन अभियान, इसके अंतर्गत ये क्या कर रहा है कि ये जितनी भी इंटरनेशनल एक तरीके से बाउंड्रीज हैं, ये कह रहा है कि जो ताइवान और मेरे बीच में बाउंड्री है, ऐसी कोई भी बाउंड्री हो नहीं जाती है, पहली बात तो। और प्लस अगर ताइवान को लगता है कि ये उसकी बाउंड्रीज हैं तो डिफाइन करे कब से हैं, कहाँ से हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स ला करके दिखाए। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से इंक्रोच कर रहा है उसका जो एरिया है, कहता है ये सारा मेरा एरिया हो जाता है और इसको हम अपने अंडर लेंगे। जबकि ताइवान इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानता है और अपनी संप्रभुता को चुनौती देने वाला कदम मानता है। अब देखते हैं क्या घटनाक्रम रहा है। तो ताइवान ने 4 जो चीनी सरकारी जहाज थे जिनका नाम था यहाँ पर शेमेन, यहाँ पर रवाना होते हुए देखे। ठीक है, इसके जवाब में ताइवान ने 5 से अधिक तटरक्षक जहाज निगरानी के लिए भेज दिए हैं। ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव हैं जोसेफ वू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ताइवानी तटरक्षक चीनी जहाजों को क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। और ताइवान ने कहा कि चीन को पूर्वी ताइवान के जल क्षेत्र में कोई संप्रभु अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है तो वो क्षेत्र वो छोड़ दे। एंड दिस इज द टोटल पूरा जो उन्होंने बोला है, लिख करके यहाँ पे बताया। और ये भी बोला है कि किस तरीके से हमारे चारों तरफ आप ये जहाजों को घुमा रहे हो और हम आपको चेतावनी देते हैं कि ये जहाज यहाँ से आप हटा दीजिए। ये वो ट्वीट करके यहाँ पर बता रहे हैं। अब अगर मान लीजिए ये सिचुएशन इरप्ट होती है और जैसे कि पूरा का पूरा प्लान भी चाइना का हो जाता है, ये चाइना ने रशिया के साथ भी इसको लेकर के डॉक्यूमेंट शेयर किए, 400 पन्ने की पूरी स्ट्रैटेजी थी। प्लस अभी चाइना कहां पर है भैया, नॉर्थ कोरिया विजिट पर है शी जिनपिंग, तो वहां पर भी ऑफ कोर्स ताइवान को लेकर के बातचीत होगी। और हम तो जो किम जोंग उन है उनको तो जानते ही हैं, एक सन की यहाँ पर यूएस में है, एक सन की यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में हो जाता है। तो यहाँ पर भी ताइवान को लेकर के सुरक्षा संबंधी जो कंसर्न है वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग में लगा हुआ है क्योंकि उसको 2028 तक पूरा का पूरा कब्जा चाहिए ताइवान पर। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन इरप्ट होती है, युद्ध होता है, तो आखिर भारत हमारा कहाँ खड़ा होता हुआ नजर आएगा? क्या भारत ताइवान की तरफ रहेगा या भारत अपना सेफ जोन चूज करेगा या फिर वो बैलेंस्ड जो स्ट्रेटजी अभी तक अपनाता रहा है वो अपनाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है क्योंकि भैया एशिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी स्ट्रेट ब्लॉक होता है, हॉर्मुज की तरीके अगर फिर से ब्लॉक हो गया तो इंडिया के लिए समस्या है। अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो मोस्टली चाइना से हम मंगाते हैं, हमारे यहाँ पर खाद्यान्न समस्या हो जाएगी। तो इतनी सारी चीजों को देखने के बावजूद क्या इंडिया ये स्टेप ले पाएगा कि वो पूरी तरीके से ताइवान की साइड हो जाए? तो ये क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है। प्लस अगर अभी बात करें तो हाँ, वो ताइवान के साथ अपने औपचारिक संबंधों को रखता है। अभी हाल ही के समय में आपको याद होगा तो यहाँ पर चाइना ने एक कंडेम दर्ज कराया था जब जापान और फिलीपींस ने यहाँ पर मैरीटाइम बाउंड्री टॉक करा था ताइवान के साथ। तो इनका कहना था कि आप इनके साथ क्या मैरीटाइम बाउंड्री टॉक कर रहे हो, इनकी कोई मैरीटाइम बाउंड्री हो ही नहीं जाती है। मैरीटाइम बाउंड्री आपको अगर देखनी है तो आप चाइना हो जाता है, चाइना से आप बात करिए। ताइवान का कोई अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, तो ना फिलीपींस ये मतलब ताइवान को ना फिलीपींस बता सकता है ना ही यहाँ पर जापान बता सकता है। मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइड करने वाला यहाँ पर चाइना हो जाता है।
ना कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर कौन हो जाता है, ताइवान हो जाता है। तो इस कदम की इन्होंने पूरी तरीके से अवहेलना करी थी। इसी बीच जब ये सारी चीजें हो रही थी, बिकॉज ताइवान की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा इस टाइम यूएस ने ले रखा है, तो यूएस का एक और युद्ध होने देगा। यूएस के रिटर्न होने के बाद जो सिचुएशन हमें समझ में आई, तो यूएस ने क्या बोला कि नहीं भैया, हम इस बातचीत में नहीं है और हम कोई भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना चाहते। हम तो ये कह रहे हैं ताइवान से कि वो शांत बैठे, क्योंकि खुद वो एक तरफ उलझा हुआ है। तो क्या वो ताइवान को सपोर्ट करेगा या फिर से बैक स्टेप ले लेगा, जैसे वो हमेशा लेता हुआ आया है। और स्टॉक में पहले ही चाइना ने इनके सामने रखा था कि भैया 4 रेड लाइन है, ना तो तुम ताइवान का रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, ना ही हमारी डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बात करोगे, ना ही हमारे पॉलिटिकल पाथ्स के बारे में बात करोगे, और ना ही तुम चाइना के डेवलपमेंट राइट्स के बारे में बात करोगे। तो पहले ही चाइना अपनी बाउंड्री सेट करके रखे हुए हैं यूएस के साथ भी, यानी कि हम अगर हमला करें तो कोई भी नेशन उसमें कुछ भी ना बोल पाए, ये स्ट्रैटेजी हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्या जो हमारा ताइवान है वो अकेला पड़ जाएगा, क्या कोई भी नेशन उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। और अगर ये सारी चीजें यहाँ पर रही, जिस तरीके से ये नॉर्थ कोरिया में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर डील फाइनलाइज करी जाएंगी, तो ऐसा नहीं है कि भैया कि जो नॉर्थ कोरिया उसके पास मिसाइल्स नहीं हो जाती हैं, उसके पास हथियार नहीं हो जाते हैं, वो जरूर से जरूर चाइना की मदद के लिए उतरेगा। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ये 3 फ्रंट वॉर बन जाएगा, जहां पर 3-3 नेशन अपने अलग अलग हो जाएंगे। एक तो इधर आपको नजर आएगा कौन कौन, पावरफुल नेशन चाइना, इधर साइड हो जाएगा रशिया, और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया, क्योंकि दोनों के संबंध इधर बेहतर हो जाते हैं। इधर अगर देखें तो आपको कौन नजर आ सकता है, तो विच इज आपको यहाँ पर इंडिया नजर आ सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, वो मोस्ट प्रोबेबली मे भी शायद इंडिया नजर आए या नहीं भी आएगा। यूएस नजर आएगा आपको, इजराइल नजर आएगा वहां पर, और आपकी 1-2 कंट्री है जो यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं इसको लेकर के। जापान नजर आ सकता है, बिकॉज उसकी भी नहीं बनती है। तो ये एक एक्सेस पॉइंट जो है ये बनते हुए नजर आएंगे अगर इनके बीच में युद्ध हमारा होता है तो। और इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो इंडिया के साथ होगी, क्योंकि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो यहाँ पर प्रभावित होगा, इंडिया का व्यापार प्रभावित होगा, और इंडिया की इकोनॉमी एक गर्त में जाती हुई जरूर दिखाई देगी। ताइवान की प्रतिक्रिया क्या है, तो पूर्वी जो चीन पूर्वी ताइवान है, इसके जल क्षेत्र को कोई वैध अधिकार नहीं रखता है। ठीक है, ये कार्रवाई क्षेत्र यहाँ पर स्टेटस को बदलने का प्रयास है, और ग्रे जोन जो रणनीति है इसके माध्यम से हम पर दबाव बना रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो ग्रे जोन रणनीति है चीन की, इसको ये अपना साइड करें और हमारा जो क्षेत्र है उस पर हमें रहने दें। आखिर ये है क्या, तो ये रणनीति शांति और सीधे युद्ध के बीच का एक धुंधला हिस्सा हो जाती है। ये एक ऐसी कूटनीति है और सैन्य चाल है जो पूरी दुनिया, खासकर ताइवान और दक्षिण चीनी सागर के देशों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अब देखो यहां पर ये सीधे तौर पर जो चीन है वो युद्ध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कितना ज्यादा भैया उसको भी प्रॉब्लम होगी। ताइवान स्टेट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। अगर इंडिया ने बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया तो हम यहाँ पर जो मलक्का डायलेमा है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो इससे चाइना को भी प्रॉब्लम है। तो चाइना युद्ध में जाना वैसे जनरली पसंद नहीं करता है। अगर हम चाइना का इतिहास उठा करके देखेंगे तो हमें लगेगा कि चाइना ने कभी भी युद्ध को सपोर्ट नहीं किया है। तो ये आखिर करना कैसे चाहता है, कैसे ये ताइवान पर यहाँ पर कैप्चर करेगा, तो यही इनका ये जो ग्रे जोन पॉलिसी है वो ये अपनाएगा। ग्रे जोन पॉलिसी ये होती है कि धीरे धीरे करके ताइवान को जितनी भी उसके नेशंस है उससे कट डाउन कर दो, उसको जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं उससे कट डाउन कर दो, उसका व्यापार हर जगह से बंद कर दो, उसके खान पीन, आना जाना, तेल, आवाजाही सब कुछ आप खत्म कर दो। जैसे क्यूबा को कट डाउन किया यूएस ने, सेम वैसे ही चाइना कट डाउन करना चाहता है ताइवान को। इसमें ये क्या कर रहा था बीच में कि जो भी जहाज जा रहे थे ना ताइवान की तरफ, चाइना ने बोला था पहले हम उसको चेक करेंगे तब हम वो ताइवान पर भेजेंगे। तब भी ताइवान पर इसने क्वेश्चन उठाया था, ताइवान ने क्वेश्चन उठाया था कि आप ये क्या कर रहे हो, ये हमारी टेरिटरी में आ रहे हैं, आप क्यों इनको चेक करोगे, राइट। तो ये यही काम करना चाहता है, ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चलाएगा जिससे उसको बार बार टारगेट करेगा, मेंटल प्रेशर डालेगा। दूसरे यहाँ पर ग्रे जोन एक्टिविटी करेगा जिससे ये अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन करेगा और ताइवान की पॉलिटिक्स को लो डाउन करेगा, वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बैठाएगा। प्लस यहाँ पर कॉग्निटिव वॉरफेयर की सिचुएशन हो जाएगी और लीगल वॉरफेयर की सिचुएशन नजर आएगी। समुद्री मिलिशिया, तो चीन सीधे तौर पर अपनी नौसेना यहाँ पर भेजने के बजाय क्या करता है, सफेद रंग की जो बोट्स होती है ना मछली वाली, वो भेजता है ताकि पता ना चले कि हमने जासूसी के लिए यहाँ पर बोट्स भेजी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने जो मछुआरे हैं उनको चीनी जो मिलिट्री है उससे प्रशिक्षित कर रहा है।
फिलीपींस इन पर हमला करते हैं तो चीन शोर मचाता है और हमारे मासूम मछुआरों पर हमला हुआ इस तरीके से बोल देता है। साथ ही साथ ये काल्पनिक सीमाओं को नकारता है कि कोई भी काल्पनिक सीमा नहीं है, ये सारी हमारी सीमा हो जाती है। लीगल वॉरफेयर और लॉ वॉरफेयर यानी कि ऊपर के समाचार में देखा गया है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपने जहाजों को भेज करके उसे कानूनी परिवर्तन अभियान का नाम दे देता है और खुद को बनाए घरेलू कानूनों पर अंतर्राष्ट्रीय पानी को थोपने की कोशिश करता है। साइबर हमले और मनोवैज्ञानिक दबाव, वो फर्जी खबरें फैला रहा है ताइवान के खिलाफ, फर्जी चीजों को एक्टिविटी में यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहा है, जिससे कि ताइवान पर एक अलग मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वो बेचारा किसी भी एक्टिविटीज में उस तरीके से खुल करके नहीं नजर आ रहा है। चीन का अंतिम उद्देश्य यही है कि ताइवान को मानसिक रूप से थका दो, नई स्थितियों को यहाँ पर सामान्य बना दो, पूरी दुनिया में आदत डलवा दो कि भैया देखो ऐसा ही है, और प्लस बिना खून बहाए उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लो, क्योंकि खून बहाना यहाँ पर जो चाइना है वो भी नहीं चाहता, उस पूरे एरिया पर वो कब्जा करने का लक्ष्य है। अब सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, इनके ये जो छोटे छोटे आपको आइलैंड दिख रहे हैं ना, पार्सल आइलैंड हो जाता है, स्प्रेटली आइलैंड, इस पर भी अपना कब्जा जमाता रहता है। कहता है कि चीनी सागर में जितने भी आइलैंड हैं वो चीन के हो जाते हैं और किसी और के नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। यहाँ पर जापान फिलीपींस इसको सहयोग करते हैं कि भैया आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, जबकि अगर बात करें डायरेक्ट इसकी कि क्या ये इसका विरोध करे, तो डायरेक्ट विरोध करने में तो ये भी नहीं आते, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी तो ये भी मान लेते हैं। यहाँ पर इंडिया और ताइवान की बात करें तो इंडिया और ताइवान के बीच में जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो तो नहीं है औपचारिक तौर पर, लेकिन हमारी जो टाइज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया बहुत बार यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इंडिया ताइपे एसोसिएशन इन ताइपे, while Taiwan operates a Taipei economic and cultural center in New Delhi, Chennai and Mumbai. So drive by the shared international Indo-Pacific stability and their geopolitical cooperation has deepened significantly. तो geopolitical जो cooperation है ताइवान के साथ वो इंडिया का बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूँ, कल्चरल अगर इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों के बीच में संबंधें अगर देखे जाए तो बहुत ही बेहतर हो जाते हैं। तो ताइवान का जो एक तरीके से यूज है इंडिया, वो पाकिस्तान मुद्दे पर बहुत ही बेहतर कर सकता है अगर, क्योंकि चाइना हमेशा क्या करता है, पीओके को कहता है कि पाकिस्तान का पार्ट है। तो अगर हम ताइवान की स्वतंत्रता को एक तरीके से स्टैब्लिश करें और कहें हम सपोर्ट करें, तो ऑफ कोर्स हम अपने पाकिस्तान वाले मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इंडिया पर डिपेंड करता है वो कैसी एक यहाँ पर बैलेंस्ड स्ट्रेटजी अपनाएगा, किसके सपोर्ट में रहेगा, क्या स्टेप उठाता है और क्या इंडिया को करना चाहिए इसमें। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।